नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का औपचारिक ऐलान कर दिया है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव की तारीखों को लेकर, कोरोना काल में होने वाले चुनाव के नियमों में बदलाव को लेकर। एक अफरा तफरी सी मची है पूरे न्यूज़ रूम में, और आपने अचानक से बड़ी बात कही कि एनडीए और महागठबंधन फंस गया है। देखिए गरिमा, बिल्कुल आपने सही कहा, और जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें एक दम है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चुनाव आयोग ज्यादा तेज निकला है। वैसे इस बात की संभावना लग ही रही थी कि 24 या 25 सितंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, और आज 25 सितंबर को रणबेरी बज भी गई। तो देखिए हम क्यों कह रहे हैं एनडीए और महागठबंधन दोनों फंस गया दिखता है। देखिए गरिमा, इस बात को समझिए। चुनाव आयोग ने कहा कि हम 3 फेज में बिहार का चुनाव कराएंगे। जो पहला फेज है उसके लिए अधिसूचना जारी होगी 1 अक्टूबर को, और पोलिंग होगी 28 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है, और पर्चा भरने की अंतिम तारीख है 8 अक्टूबर। तो एनडीए की पहले हम बात कर लें। क्यों हम कह रहे हैं फंस गया। एनडीए में क्या सीट शेयरिंग हुई? अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी। लेकिन हालात क्या हैं? बीजेपी और जेडीयू क्या यह संयुक्त रूप से कह सकते हैं आज 25 सितंबर को दिन के 3 बजे जब हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि एलजेपी मेरे साथ है या एलजेपी मेरे साथ नहीं है? जेडीयू कहता रहा कि एलजेपी से मुझे बात करना नहीं है। बीजेपी कह रही है साथ है, लेकिन कहां साथ है, कैसे साथ है? क्या सीट शेयरिंग की बातें हो गई? क्या यह बात तय हो गई कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा? तो एनडीए में भी पूरी बात फंसी हुई है। जेडीयू और बीजेपी साथ लड़ने को तैयार है, लेकिन एलजेपी क्या साथ लड़ने को तैयार है? पिछले 48 घंटे में चिराग पासवान से बीजेपी के भी किसी नेता की बातचीत नहीं हुई है। तो क्या चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं? एनडीए में टूट होने जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन एनडीए में टूट या एकजुट, इसका फैसला नहीं हो पाया है। देखिए आज 25 सितंबर है, और 1 अक्टूबर से पहले चरण के लिए नामांकन का पर्चा भरा जाना शुरू होगा। मतलब 6 दिन बचे हैं सितंबर में। तो सितंबर महीने में 6 दिन में यदि हम बात कर ले 71 असेंबली सेगमेंट्स की, यदि 71 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं पहले चरण में, तो ये 71 विधानसभा क्षेत्रों के लिए क्या उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं? क्या जेडीयू और भाजपा ने यह सहमति बन गई है कि हमारे उम्मीदवार कहां होंगे, इनके उम्मीदवार कहां होंगे? तो देखिए वक्त बिल्कुल कम बचा है गरिमा, इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए बीजेपी और जेडीयू में सिर्फ इस बात पर सहमति बनी है कि जो जीती हुई सीटें हैं उस पर हम दावा, दूसरा कोई दावा नहीं करेगा। तो लेकिन केवल उसमें भी कई लोचा है। देखिए एक बात और फंसी हुई है। यदि हम बीजेपी और जेडीयू की ही बात करें, देखिए बीजेपी ने इधर के दिनों में किसी नए नेता को शामिल नहीं कराया, लेकिन जेडीयू ने कई आरजेडी के विधायकों को और दूसरे नेताओं को जेडीयू में शामिल करा लिया। आरजेडी से लाए जेडीयू में, ठीक है ना? तो वैसी सीटों के लिए भी ले आए हैं जो बीजेपी की परंपरागत सीटें रही हैं। यदि हम कहें कि जीती हुई सीटें नहीं हैं, लेकिन 2015 में महागठबंधन के सामने भाजपा भले हार गई हो, लेकिन 2015 के पहले के चुनावों में उन सीटों पर भाजपा ही लड़ती रही है, जीतती या हारती रही है। चाहे वो सासाराम की सीट हो, चाहे वो पालीगंज की सीट हो, चाहे वो पातेपुर की सीट हो, चाहे वो भोरे की सीट हो, ऐसी तमाम सीटें हैं। देखिए अब तेघरा, बेगूसराय में, ऐसी तमाम सीटें हैं। तो क्या भाजपा और जदयू में यह सहमति बन गई है कि हाँ आपने जो उम्मीदवार लाए हैं, प्रत्याशी लाए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो जीते हुए विधायक हैं, आरजेडी के ही हैं। तो क्या भाजपा इस बात के लिए तैयार हो गई है, रजामंद हो गई है कि उन्हें ही टिकट दिया जाएगा? मतलब भाजपा परंपरागत सीट दे दे। हाँ, भाजपा अपनी दावेदारी छोड़ेगी। तो देखिए अभी तक कंफर्म खबर यह है कि सीटों की संख्या पर तो बात हुई है जी, लेकिन कौन सी सीट किसके खाते में, इस पर सहमति नहीं बनी है। इसलिए चुनाव आयोग सामने, एनडीए पीछे। अब देखिए 24 से 48 घंटे में, मैंने कहा ना 6 दिन बचे हैं जब नामांकन का पर्चा भरा जाना शुरू होगा पहले चरण के लिए 71 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। तो 24 से 48 घंटे में कल भी हम कह रहे थे कि चिराग पासवान के बारे में फैसला करना होगा ना, और चिराग पासवान को भी स्वयं के बारे में फैसला। एक बात और है, लगातार हम लोग हर नेता का ट्विटर हैंडल काफी फॉलो करते हैं। लंबे समय से चिराग पासवान पॉलिटिकली ना
ट्विटर पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, ना ही किसी टेलीविजन चैनल पर, ना ही किसी और माध्यम से। देखिए चिराग पासवान, देखिए पार्टी ने उन्हें अधिकृत किया है। पहले यह समझा जा रहा था कि उनके पीछे भाजपा है, ठीक है ना, लेकिन पिछले 48 घंटे में चिराग पासवान की बातचीत किसी भाजपा नेता के साथ भी नहीं हुई है और जेडीयू ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर ही कर दिया है कि चिराग पासवान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, भाजपा समझे। तो देखिए अब सीट शेयरिंग क्या चिराग पासवान को साथ लेकर किया जाएगा या चिराग पासवान को छोड़कर किया जाएगा, यह बात भी तय होनी है कि लास्टली जेडीयू प्लस हम, चूंकि जीतन राम मांझी उनके फोल्ड में चले गए, तो उनके साथ जेडीयू और हमको कितनी सीटें मिल रही हैं चुनाव लड़ने को, और बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के साथ एलजेपी रहेगी कि नहीं रहेगी, और एलजेपी के नहीं रहने की स्थिति में क्या बीजेपी के संग और कोई नया सहयोगी आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चाएं हो रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत सारी सीटें बचती नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा पर हम बाद में जाएंगे। महागठबंधन की भी बात आप कर रहे थे कि महागठबंधन भी फंस गया है, उसे भी बिल्कुल महागठबंधन फंस गया। महागठबंधन में आप यह समझ लीजिए कि महागठबंधन बीजेपी और जेडीयू में तो बातचीत भी चल रही है जी। आपने 2 दिनों पहले ही सुना कि ललन सिंह, आरसीपी सिंह की बातचीत भूपेंद्र यादव के साथ हुई, सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। उसके पहले जेपी नड्डा पटना आए, जो भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, देवेंद्र फडणवीस ने दौरा किया। लेकिन महागठबंधन में औपचारिक बातचीत अपने घटक दलों के साथ शुरू नहीं हुई है। हाँ, ये कह सकते हैं जो खबर है कि कांग्रेस के साथ सहमति बन गई है, कांग्रेस के साथ 70 सीटों की सहमति बन गई है, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ कि आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है वह स्वयं कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और 70 सीटें भी कांग्रेस को कौन सी सीटें दी जा रही है यह बात तय नहीं हुई है। ये एक्सरसाइजेज चल ही रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जिनमें शक्ति सिंह गोहिल भी हैं, अजय कपूर भी हैं, मदन मोहन झा भी हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह भी हैं, सदानंद सिंह भी हैं, राठौड़ भी हैं, ये तमाम लोग बैठकर दिल्ली में कसरत कर रहे हैं कि उन्हें किन सीटों पर दावेदारी करनी है। अभी देखिए दावेदारी की ही बात हो रही है कि हम किन सीटों पर आरजेडी के समक्ष दावेदारी करेंगे, लेकिन उसके पहले चुनाव के डेट्स अनाउंस हो गए। पहले फेज के लिए 1 अक्टूबर को नामांकन का भरा जाना शुरू हो जाएगा। तो अब ये जब स्वयं लिस्ट तैयार करेंगे, आपको मालूम है कि राहुल गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है, इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, तो ऐसी सूरत में अब कांग्रेस पहले लिस्ट तैयार करे और फिर उन्हें आरजेडी के समक्ष पेश करे। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए आरजेडी ने कदम बढ़ाया वामपंथी पार्टियों की ओर कि लेफ्ट पार्टी के साथ हमें तालमेल करना है, कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं है, शक्ति बढ़ना है। तो शक्ति बढ़ने के लिए अब माले के साथ, सीपीआई के साथ, सीपीएम के साथ कितनी सीटों पर बातचीत बनेगी। देखिए पिछले दिनों बात हुई थी कि माले ने कहा था कि हम इतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर सेकंड राउंड की बातचीत हुई। तो ये तो बातचीत है कि अभी यहां तैयारी ही नहीं है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके आगे बात कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा गायब हो गए, अब महागठबंधन में नहीं है। देखिए महागठबंधन में वो कोई नहीं रह सकता है जिसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानने से गुरेज हो। और उन्होंने कहा कि उनका नेतृत्व उन्हें नहीं पसंद। हाँ, उनका नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं, ठीक है। जब ये लगने लगा कि अब उनके लिए कोई जगह नहीं है, स्पेस खत्म होता जा रहा है, तो उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व उन्हें पसंद नहीं है। तो ये सारी सूरत है। अब मुकेश सहनी के बारे में भी देखिए, आरजेडी के किसी नेता ने अब तक कहा कि हमारे साथ कौन कौन सा सहयोगी दल है और कौन कौन सा नहीं है। मुकेश सहनी मुख्यमंत्री मानते रहे तेजस्वी यादव को, लेकिन तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के स्टैंड पर या किसी और के स्टैंड पर, अभी देखिए न तेजस्वी यादव न लालू यादव की ओर से कोई ट्वीट आया, न जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि हमारे सहयोगी दल कौन कौन से हैं। तो ये सहयोगी दल को भी लेकर एक लोचा है कि महागठबंधन में पहले सहयोगी दल तय हो जाए, फिर सीटों की संख्या तय हो जाए, और यह इतना आसान काम नहीं है। इसमें भी महाभारत होगा, राजनीतिक महाभारत होगा, एक एक सीट के लिए महाभारत होगा। और आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगी गरिमा कि आरजेडी ने अपनी ओर से टिकट्स फाइनल शुरू कर दिए हैं कि हाँ किन्हें कहाँ चुनाव लड़ाना है, बगैर सहयोगी दलों से बातचीत किए हुए। और इस पर ऐतराज भी है, गुरेज भी है, कांग्रेस को ऐतराज है, गुरेज है, क्योंकि कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, दावेदारी कर रही है, उन सीटों के लिए भी आरजेडी टिकट्स फाइनल कर रहा है। ये भी बात है, हमने लगभग सभी पार्टियों के बारे में बात कर ली है। पप्पू यादव भी बड़ी पहचान रखते हैं बिहार की राजनीति में, उनके लिए भी कहीं कुछ नहीं। पप्पू यादव के पहले आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए ना। उपेंद्र कुशवाहा आप करेंगे क्या कोई बिहार में तीसरा मोर्चा बनेगा? और तीसरा मोर्चा मैंने पप्पू यादव की बात। और तीसरा देखिए, यदि तीसरे मोर्चे की बात होती तो उपेंद्र कुशवाहा
की बात होती है, उपेंद्र कुशवाहा पहल कर रहे हैं। लेकिन तीसरा मोर्चा किसके नेतृत्व में बनेगा? जी, उनकी तरफ से बयान भी आया कि 1-2 दिन में हम बताएंगे कि किसके साथ। हाँ, रालोसपा ने उन्हें अधिकृत किया है। देखिए, पप्पू यादव तो पहले से ही अलग चल रहे हैं जी, पहले से ही अलग चल रहे हैं और वे तैयारी पूरे बिहार में कर रहे हैं। यह बात भी सही है कि तीसरा मोर्चा बगैर पप्पू यादव के नहीं बन सकता है। चिराग पासवान की अलग मजबूरी है। चिराग पासवान यदि हट भी जाते हैं एनडीए से तो उनके समक्ष मजबूरी ये है, उनकी रणनीति जो है वह तीसरे मोर्चे का पूर्ण निर्माण नहीं होने देती है। तीसरे मोर्चे का मतलब होगा कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में आप चुनाव लड़ने की तैयारी करें, लेकिन चिराग पासवान क्या कर रहे हैं कि मुझे 143 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है, भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ना है, जदयू के खिलाफ लड़ना है। तो ऐसे में चिराग पासवान 143 में ही चुनाव लड़ेंगे। वहां भी लोचा फंसेगा कि वे बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे, जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट देंगे। जेडीयू की सीटें 143 नहीं होनी है, जेडीयू की सीटें 143 नहीं होनी, 122 से 119 होनी है। तो बाकी जो बची सीटें हैं उस पर भाजपा यदि लोजपा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देता है तो जदयू उम्मीदवार उतार देगा। तो देखिए, रार फंसा है, तकरार फंसा है, महाभारत चालू है और इसके पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो ये बड़ी खबर, चुनाव आयोग आगे निकल गया है, ये अभी पीछे फंसे पड़े हैं, लेकिन अब दिन रात कर इन्हें अंजाम देना होगा और यह घोषणा करना होगा, यह बताना होगा कि हम किन किन सीटों पर कौन सी पार्टी, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे तीसरा मोर्चा हो, तीसरे मोर्चे की शक्ल क्या बनती है कि हम कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो ठीक है। और इसी तरीके से महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, लेफ्ट पार्टी, मुकेश सहनी रहते हैं तो उन्हें कितनी सीटें मिल रही है। मुकेश सहनी अब तक कह रहे हैं कि वे महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, चिराग पासवान यदि एनडीए से बाहर आते हैं तो महागठबंधन के कुछ सहयोगी दलों की एंट्री उधर हो सकती है, फिर से शक्ल बदल सकती है। हाँ, शक्ल बदल सकता है जी। तो चुनाव आयोग ने तारीखों का तो ऐलान कर दिया है जिसका लंबे समय से इंतजार था, लेकिन अब फिर से पेच फंस गया है। सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर बड़ी टेंशन है बिहार में महागठबंधन के लिए, एनडीए के लिए और बाकी जितने भी दल हैं उनके लिए। देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद ये कब तक मालूम पड़ता है कि कौन सी पार्टी किस जगह से अपने उम्मीदवार उतारती है और इसके बाद बिहार की राजनीति की शक्ल किस तरह से बदलती है। लाइव सिटीज आप देखते रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।